Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your anti-test preparations. Dear students, अगर आप लोग 2027 सेशन के अंदर नेस्ट के एडमिशन को टारगेट कर रहे हैं, एनईटी के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स हाईलाइट करने जा रही हूँ जो आप लोगों को लाजमी तौर पे अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप लोग इन मिस्टेक्स को कवर अप कर लेंगे तो इंशाल्लाह एनईटी के अंदर बहुत ब्रिलियंट स्कोर आप अचीव कर लेंगे और नेक्स्ट के अंदर एडमिशन भी सिक्योर हो जाएगा। आप लोगों ने इन 10 मिस्टेक्स को लाजमी तौर पे हाईलाइट कर लेना ताकि आप खुद इनसे बच सकें। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कॉमन मिस्टेक्स रिपीट करते हैं और एट द एंड या तो वो नेक्स्ट का ड्रीम जो उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है उसको छोड़ देते हैं या फिर नेक्स्ट के लिए गैप ले लेते हैं। और गैप ईयर के अंदर आप लोगों को पूरा एक साल के लिए गैप लेके अगले साल दोबारा एंट्री टेस्ट दे के फिर आपको एडमिशन लेना होता है। तो ऐसे के इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ईगरली वेट करें नेक्स्ट के एडमिशन के लिए तो आप लोगों ने इन मिस्टेक से अवॉइड करना ताकि आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो सके। सो नेक्स्ट जो आप लोगों के पास सबसे पहली मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आप लोग क्या करते हैं, एनईटी 4 का वेट करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनईटी 4 का बहुत वेट करते हैं कि हम ये क्योंकि ये जुलाई के अंदर कंडक्ट होता है। अब ये पता चलता है कि नेक्स्ट के 4 राउंड्स हैं, तो 4 राउंड्स के लिए जो लास्ट राउंड होता है वो कंडक्ट होता है जुलाई के अंदर। जुलाई के अंदर आप लोगों का कंडक्ट होता है, जून के अंदर से आप लोगों का इस्लामाबाद के अंदर होता है और जुलाई के अंदर आप लोगों का अदर सिटीज के अंदर होता है। जून के अंदर से स्टार्ट होता है एनईटी 4 और जुलाई के तक आप लोगों का कंटिन्यू रहता है और इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जो स्टूडेंट एनईटी 4 का वेट करते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है, वो करते क्यों है, जब आपका एनईटी 4 आता है तब तक आप लोगों के सारे बोर्ड एग्जाम्स और आप लोगों के जो कॉलेजेस हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स आपके खत्म हो चुके होते हैं और ऑलमोस्ट आप लोगों के पास जो ये वाला मंथ होता है ये बहुत ज्यादा आप लोगों के पास फ्री होता है आप लोगों के इंटरमीडिएट के सारे स्टफ से। लेकिन जब जून और जुलाई का मंथ आता है तो जुलाई के और जून के इन 2 महीनों के अंदर बाकी एंट्री टेस्ट का प्रेशर भी बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोगों के पास यूईटी है, फिर उसके बाद आप लोगों के पास कॉमसेट्स है, फास्ट है, जीकी है, इनके टेस्ट की अनाउंसमेंट इन्हीं दिनों में होती है। इसी 2 महीनों के अंदर आप लोग के पास मैक्सिमम टेस्ट के लिए डेडलाइंस भी आ जाती हैं, एडमिशन्स की डेडलाइंस भी आ जाती है। कॉमसेट्स की भी अनाउंसमेंट इसी 2 महीनों के अंदर होती है, एनईडी के भी राउंड 2 हो रहा होता है, उसके अलावा आईबीए का भी। इस तरीके से आप लोगों के पास बहुत सारे एनडी टेस्ट जो है वो इन्हीं 2 महीनों के अंदर आते हैं। अब इस 2 महीनों के अंदर अगर आप सिर्फ एनईटी 4 को टारगेट करते हैं और अगर एनईटी के अंदर भी आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, आपका एग्रीगेट नहीं बना, एडमिशन नहीं हुआ, तो आप लोगों का एनईटी 4 भी वेस्ट जाएगा, कहीं और एडमिशन भी नहीं होगा, अल्टीमेटली गैप ईयर। और फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स इसलिए आप लोगों जो एनईटी 4 है, अब आप लोगों के पास एनईटी 4 का आप लोग दे ही लास्ट वाला रहे हैं। अब आप लोगों को एनईटी 4 के जो वहाँ पे इंटरफेस होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसका इंटरफेस आपको पता ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनईटी 1 जो देने जाते हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स इसलिए देने जाते हैं कि वो हम ट्रायल में ले लेंगे, अच्छा होता है या नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट हमें वहाँ के सिनेरियो का पता चल जाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आप लोगों को नहीं पता होता है वहाँ पे। समटाइम्स जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जाते हो पैनिक भी कर जाते हो, आप स्ट्रेस भी ले लेते हो, आप लोगों के पास टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आप लोगों को वहाँ पे सॉफ्टवेयर को यूज करना नहीं आ रहा होता, तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब जब आप ले ही फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट रहे हैं, एनईटी 4 है और जो कि बिल्कुल लास्ट राउंड है और उसका भी आप लोगों के लिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होगा। 200 मार्क्स का आप लोगों का ये टेस्ट होता है और 75% इसकी वेटेज होती है आपके एग्रीगेट के अंदर। अब जिस स्टूडेंट ने 75 एग्रीगेट को ही पीछे छोड़ दिया और अपने 25% एग्रीगेट को ज्यादा फोकस किया, जिसके अंदर आपकी इंटरमीडिएट पार्ट 2 की कोई वैल्यू है ही नहीं है, उसने सिर्फ आपके एडमिशन को कंफर्म करवाना है, प्रोविजनल एडमिशन आप लोगों के एंट्री टेस्ट और आप लोग के इंटर और मैट्रिक के मार्क्स की बेसिस पे होना है। तो ये चीज जो है आप लोगों को बाद में आप इसकी वजह से सफर कर सकते हैं। अब देखिए 75 मार्क्स को ज्यादा आप टारगेट करेंगे, आप खुद सोचिए कि जिस चीज की वेटेज ज्यादा है आप उसको ज्यादा टारगेट करेंगे या जिसकी सिर्फ 25% है। हाफ से भी कम वेटेज है आपके इंटरमीडिएट और मैट्रिक के मार्क्स की, और पार्ट 2 की वेटेज बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है, उसके अंदर आप लोगों के पास सिर्फ
प्लस परसेंटेज के लिए हम लोग आपको कहते हैं, रेकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 70+ का स्कोर जरूर करें अपने पार्ट 2 के अंदर, ताकि आप लोगों को आगे अगर स्कॉलरशिप का चांस मिलता है तो आप लोग स्कॉलरशिप अवेल कर सकें, क्योंकि वहां पे आप लोगों को यहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट आप लोग को मिनिमम चाहिए होती है। तो आप लोगों को जब फिर NET 4 जो है उसके लिए स्टूडेंट्स वेट करते हैं और ये एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक करते हैं। NET के 4 राउंड्स होते हैं, एटलीस्ट आप 2 राउंड जरूर दें, एटलीस्ट 2 जरूर दें। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बात तो ये है, या बेस्ट बात ये है कि आप 4 के 4 राउंड दें, 4 राउंड हैं आप चारों दें, उनमें से चारों में से जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपके एग्रीगेट के अंदर कैलकुलेट होगा। लेकिन आप लोग कम से कम 1 राउंड ना दें, और खास तौर पे आखिरी वाला तो बिल्कुल भी ना दें। आखिरी वाले से बेहतर आप NET 1 दे दें, उसके बाद 2 और 3 का अगर आप गैप लेना चाहते हैं तो लेके NET 4 को फिर दे लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपना हर तरह का NET नहीं दे सकते, NET 1 दें, उसके अंदर तैयारी करें, और 2 और 3 का बेशक गैप ले लें, या उसको भी आप लोग ट्रायल के तौर पे दे दें। लेकिन NET आप लोग एटलीस्ट 2 जरूर दें, 2 NET जरूर दें, NET 1 दें और NET उसके बाद NET 2 भी दे दें, NET 3 भी दे दें, 4 भी दे दें। अगर लेकिन अगर आप लोग चारों अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट NET 1 को दें एज ट्रायल, और 2 और 3 के दौरान में अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बेस्ट तो ये है कि आप NET 2 या NET 3 इन 2 में से कोई NET दे दें, क्योंकि ये जिन मंथ में कंडक्ट हो रहा होगा वहां पे आप लोगों को एंटी टेस्ट का प्रेशर कम होगा। NET 2 या NET 3 ये 2 NET आप लोग जरूर दें NET 1 के ट्रायल के बाद, ताकि आप लोगों के पास मैक्सिमम प्रिपरेशंस का चांस हो, तो आप लोग NET 2 या 3 के अंदर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और अच्छा स्कोर लेके आ सकें। आप लोगों के पास जो बेहतरीन बात है वो यही है कि आप चारों के चारों राउंड्स दें, उनमें से कोई एक सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इनमें से कोई 2 देना चाहते हैं या 3 देना चाहते हैं, तो इसमें भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि NET 1 देना चाहिए, 2 देना चाहिए या 3 देना चाहिए। और फिर बहुत सारी मिथ्स भी स्टूडेंट्स के माइंड में होती है कि NET 2 आसान होता है, 1 मुश्किल होता है, 3 आसान होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए, मुश्किल आसान किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। आप लोगों के सामने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपकी लक होती है आपके सामने कैसा क्वेश्चन आ जाता है। आप लोगों के सामने आपको नहीं पता जो होता है, किसी स्टूडेंट के पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, किसी स्टूडेंट के पास कॉनिक सेक्शन के। तो ये टोटली कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कोई इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। तो आप लोगों ने NET 3 देना है, 4 देना है या 1 देना है, आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन एटलीस्ट एक मिस्टेक आप लाजमी मत कीजिएगा कि आप लोग सिर्फ एक अटेम्प्ट दे के बैठ जाए और अब आप कहें कि इसके ऊपर ही जितना एग्रीगेट बनेगा बस उसी पे एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ट्रूली नस्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो उसकी मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप 4 के 4 ही राउंड्स दें, ताकि आप लोग का बेस्ट स्कोर जो है वो आप लोगों का कंसीडर हो सके। अब नंबर 3 पे आ जाती है सबसे ज्यादा बड़ी मेजर मिस्टेक, वो है क्रैमिंग इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ये नंबर 3, 4 और 5 ये आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप लोगों ने चूंकि इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ा होता है, आप लोगों ने मोस्टली आप लोगों का जो एक माइंडसेट होता है वो क्रैमिंग की तरफ, रट्टा मारने की तरफ होता है। लेकिन एंटी टेस्ट डिमांड करता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को। अब जिस बच्चे की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी वो MCQ सॉल्व नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग अब क्रैमिंग से तो आपका कुछ हो नहीं सकता है, क्रैमिंग तो आपकी चल ही नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि क्रैमिंग के अंदर आप लोगों ने वहां पे एंटी टेस्ट के अंदर जाके आप लोगों ने वहां पे कोई लंबे लंबे शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं जिसके आप लोगों को 2-2 नंबर मिलने हैं। अगर आपने 5 नंबर का लिखा तो, अगर आपने 10 सफ़ों का लिखा तो आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे। ये हिसाब आपका यहाँ पे नहीं होना। आप लोगों की यहाँ पे चलनी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर आप लोगों का जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा, आपको कॉन्सेप्ट, आपको फॉर्मूला किसी MCQs पे, किसी न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई करना आता होगा, सिर्फ वही स्टूडेंट ही उसका ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा और वही एमटी टेस्ट को क्लियर कर सकेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, हमें पता है कि इसके अंदर क्या
फॉर्मूला यूज हुआ है और वो किस तरीके से आगे यूटिलाइज होना है। तो क्या हम इसके लिए प्रैक्टिस छोड़ दें, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। कुछ लेजेंड बच्चे होते हैं जो आखिरी दिनों में इस तरह के सवाल लेके आते हैं, वो कहते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है, हमें सारा कॉन्सेप्ट आता है, तो हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। अगर मैं प्रैक्टिस छोड़ दूं तो हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। देयर इज अ बिग नो। अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं लेकिन आप लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको वहां पे होता है जब आप लोग पहुंचते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। आपके सामने जब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है ना, अब इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जब आप लोग को आपके एमसीक्यूज नजर आते हैं, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट आता होता है, आपको पता होता है कि एमसीक्यूज के अंदर क्या पूछा जा रहा है, आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होता है कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। लेकिन चूंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है तो हमें वो करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, और एंटी टेस्ट सारी गेम है टाइम की। जब जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस ही नहीं की उसको सॉल्व करने के अंदर टाइम ज्यादा लगेगा, उसका स्ट्रेस उतना, जितना ज्यादा टाइम लगेगा स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो उसके बाद आप लोगों के पास अल्टीमेटली आप कोई ना कोई मिस्टेक करके आएंगे, मार्क्स कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली फिर आपका वो अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इन चीजों से बचने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर एनीथिंग एल्स इन योर प्रिपरेशंस। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशंस नहीं किया ना, देखें कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखिए एक परफेक्ट एंट्री टेस्ट एस्पिरेंट बनने के लिए, एक परफेक्ट एग्जाम सॉल्वर बनने के लिए, एमसीक्यू सॉल्वर बनने के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर एक फुटबॉल की गेम की हम बात कर लें, या फिर आप लोग किसी रेस की बात कर लें, आप रेस के अंदर अब किसी स्टूडेंट ने अगर, या किसी भी जो भी वहाँ पे प्लेयर्स मौजूद होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उन्होंने अगर 1 किलोमीटर की रेस को पार करना है, 1 किलोमीटर की रेस को जीतना है, तो उसके लिए वो अपनी जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उस प्रैक्टिस के दौरान में वो क्या करेंगे कि वो अगर 1 घंटे के अंदर उन्होंने 1 किलोमीटर की रेस को जीतना है, तो वो कोशिश करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे कि वो आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम सफर कर सकें, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकें, ताकि उनको जिस दिन उन्होंने अटेम्प्ट करना है, जिस दिन उनका फाइनल रेस होगी, जिस दिन उनकी फाइनल मैराथन होगी, उस दिन वो 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर की रेस को जीत सके। अब आपको जब प्रैक्टिस करनी होती है तब आपने खुद को जितना ज्यादा टफ टाइम दिया होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, जितने कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, अल्टीमेटली जिस दिन आपका फाइनल आपका टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट होगा, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होंगे, आप बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना भी आता होगा, आपको स्ट्रेस भी मैनेज करना आता होगा, और अल्टीमेटली आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब यही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के साथ भी लिंक करके बता दिया कि टाइम मैनेज करना नहीं सीखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक और करते हैं। मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन फिर एक और इसके अंदर फैक्टर आ जाता है, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन टाइम मैनेज नहीं करते। अब मैंने आपको बोला कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। अब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब है कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन टाइम मैनेज करना नहीं सीखते हैं। टाइम मैनेज करना सीखने का मतलब है कि जब आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हो या आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप अपना टाइमर लगाओ और जितना टाइमर आपको मिला उससे कम टाइम के अंदर उसके अपने एग्जाम को कंप्लीट करने की या फुल लेंथ मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करें। इस तरह आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल आ जाएगी और आप फिर एग्जाम के अंदर स्ट्रेस्ड नहीं होंगे। टाइम की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेस एनईटी हॉल के अंदर आता है, ये मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ। फिर एक मेजर मिस्टेक आती है रैंडम प्रिपरेशंस की। रैंडम प्रिपरेशंस का मतलब है आप आज बैठे हो, आप पढ़ने बैठे हो, आपने टॉपिक खोला लिमिट्स का टॉपिक आपने खोला, उसके शॉर्ट ट्रिक्स देखे, उसके आपने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, कुछ मटेरियल कहीं से उठाया, कुछ कहीं से उठाया, कुछ कहीं से उठाया। अब दिल किया तो अगले दिन पढ़ा, नहीं किया तो नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद जब दोबारा कभी पढ़ा तो लिमिट्स वाला चैप्टर जो हमने 2 दिन पहले पढ़ा था उसको रिवाइज नहीं किया, और फिर आगे से जो कोई सामने कोई वीडियो नजर आ गई, कोई प्रैक्टिस मटेरियल नजर आ गया, किसी को भी पकड़ के रैंडमली जहां पे दिल किया वहीं पे पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर हम इस तरह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह से मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस वो करते हैं, चीजें वो सारी सॉल्व करते हैं, अपना सिलेबस कवर करते हैं, हर तरह का काम करते हैं, लेकिन इतनी रैंडम प्रिपरेशन से कभी भी आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे। ऐसी प्रिपरेशन करके आप मुश्किल से
से ही 130 प्लस या 140 प्लस तक जा सकते हो। इस तरह के प्रिपरेशंस करने के बाद स्टूडेंट्स के इस तरह के बहुत रिव्यूज होते हैं, मेहनत बहुत की थी, मार्क्स इतने ही आए, फायदा कोई नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने रैंडम प्रिपरेशंस किया, आपको कोई टारगेट ही नहीं था। अगर आप ऐसा करें कि आप एक अपना स्केड्यूल बना के रखें कि इस टाइम पे इतनी टाइम स्लॉट के अंदर मैंने ये फलां सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट 1 है इसको करना है, फिर इतनी स्लॉट के अंदर मैंने सब्जेक्ट 2 को करना है, सब्जेक्ट 3 को करना है, प्रैक्टिस को मैंने इतना टाइम देना है। जब आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल मौजूद होगा, आप उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो फिर ही आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कर सकेंगे। अब रैंडम प्रिपरेशन को खत्म करने के लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल हमारे बैच के अंदर तो मौजूद है। हमारे बैच के अंदर जो स्टूडेंट्स एनईटी की प्रिपरेशंस करते हैं उनके पास तो ये स्केड्यूल मौजूद है, क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस जो है वो रात के 7 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान कंडक्ट होती हैं। और इस दौरान के अंदर आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के साथ शॉर्ट ट्रिक्स, आपके एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी होते हैं। और जब आप लोगों का लेक्चर ओवर हो जाता है, आप लोगों को प्रैक्टिस बुकलेट्स या वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, उसके अंदर उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज मौजूद होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करते हैं। उन एमसीक्यूज की फिर आप लोगों के साथ डिस्कशन होती है आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है वो फिर आपका सोल्व हो जाता है। फिर उसके बाद हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं। फिर जो आपने चैप्टर वो कंप्लीट किया होता है उसी चैप्टर के फिर आपके सामने पास्ट ईयर के ऑथेंटिक एमसीक्यूज आपके सामने आ जाते हैं, फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हो। फिर उनको प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग क्या करते हो कि आप फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हो। फिर जब आप किस तरह से चैप्टर मूव करते जाते हैं, जब आपके हाफ बुक हो जाता है, क्वार्टर बुक हो जाता है, फिर आपके इनके अलग टेस्ट कंडक्ट होते हैं, फिर आपकी इससे ज़्यादा रिवीजन हो जाती है। फिर हम आप लोगों को जब आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाती है, फिर हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं एंड गेम्स। एंड गेम्स के अंदर हम लोग आपकी वन शॉट के अंदर सारे सिलेबस की रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद आपको देते हैं मॉक टेस्ट। और आप लोगों को 2027 सेशन के अंदर जितने भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स होंगे इंशाल्लाह उनको 100 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम्स दिए जाएंगे। 100 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम टोटली एनईटी के एंट्री टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंगली। जैसे आपको आपके सामने एनईटी का सिनेरियो होता है, एनईटी का इंटरफेस होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फेस के अंदर, उसी इंटरफेस के अंदर आप लोगों को हम ऐसे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स होंगे वो जब अपनी मॉक टेस्ट और जो अपनी टेस्ट सीरीज है उनको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो वहां पे उनके वीक पॉइंट्स जो होते हैं वो उनके जाहिर हो जाते हैं, और वो फिर उन चीज़ों को मार्क करेंगे और वो अपने उन पॉइंट्स को रिकवर करेंगे। वो रिकवर ऐसे हो जाएगा कि जब हम उनको टेस्ट सीरीज की या वर्कशीट्स की या फुल लेंथ मॉक टेस्ट की भी डिस्कशन होती है, तो हम ये इन सब स्टेप्स की जो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद जब हमने वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए असाइनमेंट दी हुई या उसको जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करवाएंगे, तो जिन स्टूडेंट्स को वहाँ से टॉपिक क्लियर नहीं होगा वो अपने वहाँ से टीचर से पूछ लेगा, वहाँ पे अपना जो पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेगा। अल्टीमेटली जब वो एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस देगा अपने एमसीक्यूज को, तो उसका वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब देखें, इस तरह की रैंडम प्रिपरेशंस करने से आप लोगों को अपने पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स को आपको पता ही नहीं चलते हैं कि आप कहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक जा रहा है। आप बस एक अंधाधुंध प्रैक्टिस करते जाते हो, प्रिपेयर करते जाते हो और फिर इस तरह से मार्क्स आते हैं। और ये 140 भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स बता दिए हैं, ये 120 से 130 की रेंज होती है जो रैंडम प्रिपरेशन करते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स हमारे बैच से प्रिपरेशन करते हैं उनके इस तरह से मार्क्स आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एनईटी 1 के अंदर 309 पासियंस ने अपना एडमिशन जो अपना एनईटी 1 है वो क्लियर किया है। एनईटी 2 जो है उसमें 367 पासियंस ने एनईटी 2 क्लियर किया है। एनईटी 3 410 पासियंस ने क्लियर किया है। ओवरऑल 1000 प्लस पासियंस ने एनईटी 3 तक की जो सीरीज है इनके अंदर इन्होंने अपनी एडमिशन को, अपने एनईटी को क्लियर किया। और इंशाल्लाह जिन स्टूडेंट्स के इतने अच्छे स्कोर आए हैं उनका यहाँ पे एडमिशन भी कंफर्म होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जिन स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे आप लोगों को मार्क्स नजर आ रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स जो है इनिशियल बैचेस के स्टूडेंट हैं। बैच 1 का है, कोई बैच 2 का है। आप लोग इनके इंटरव्यूज भी देख सकते हैं, अपने इंटरव्यूज में भी आपको बता रहे होंगे या कोई बैच 2 का होगा या बैच 1 का स्टूडेंट होगा। ये जो इनिशियल बैचेस में ही जिन्होंने एनईटी की तैयारी शुरू कर दी होती है ना, ये उनकी लेगेसी बन जाती है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से इन चीज़ों से बचना चाहते हैं और अपनी इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारे इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब नंबर 9 पे आ जाती है
प्रेफरेंस लिस्ट की मिस्टेक, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। आप लोगों ने नेस्ट के अंदर एक स्ट्रेटेजी को ज़रूर अपनाना है। आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा उस टाइम पे जब आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। सबसे पहले तो आपने मेरिट लिस्ट के अंदर सबसे पहले नंबर पे उस फील्ड को रखना है जो आप लोगों की, आप लोग जहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर सीक्स डिपार्टमेंट के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहता है, तो आप लोगों ने अपना इसके अंदर अपना जो लिस्ट है उसके अंदर आपने सबसे ऊपर इसी का नाम रखना है, ठीक है। इसका नाम रखने के बाद आपने सेकंड पे इसी तरीके से अपनी मेरिट लिस्ट ऐड करनी है। अपनी डिजायर्ड फील्ड इस तरह से ऐड करते जाना है आपने, पोजीशन वाइज, रैंक वाइज, या जिसके अंदर आपका सबसे ज्यादा मेन टारगेट है, टॉप प्रायोरिटी है कि आपने जाना ही इधर है। फिर अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरिट नहीं बनता तो उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली। आपने कोई 9-10 प्रेफरेंस के ऊपर, या जो बिल्कुल आपकी लास्ट 3 या 4 स्लॉट्स होंगी ना, उन स्लॉट्स के अंदर आपने कुछ ऐसी फील्ड्स ऐड करनी है। प्रीवियस ईयर के मेरिट्स को देख के आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर बनी बनाई मेरिट लिस्ट मौजूद है नेस्ट की, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आप लोगों ने 9-10 या फिर आप लोगों ने लास्ट 3 to 4 स्लॉट्स में अपने ऐसे प्रोग्राम्स को ऐड करना है जिसका एग्रीगेट आपके एग्रीगेट से कम हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी फील्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स में ले लेते हैं, या केमिस्ट्री के अंदर, इस तरह की फील्ड्स के अंदर आप लोग अपना एडमिशन अगर अपना नाम डाल देते हैं ना, तो इससे पता क्या होगा, इससे आपको एक फायदा होगा। जो स्टूडेंट सीरियस है ना बहुत ज्यादा नेस्ट के लिए, उनको यहाँ पे बहुत फायदा होगा। उनको क्या फायदा होगा, उनका अगर ये ऊपर वाली कोई 7-8 जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर अगर आपका नाम नहीं आया ना, तो जो नीचे वाले आपने 3 अपने एग्रीगेट से कम वाले डाले ना, उधर आपका नाम जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ऊपर नाम नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना पड़ता है। अब जो नेस्ट की मेरिट लिस्ट लगती है वो तो कोई लगती हैं 10 लगती हैं, 12 लगती हैं, और कभी कभी 14 भी लग जाती हैं। अब इतनी लंबी मेरिट लिस्ट का वेट करने तक आप लोगों के पास जो टाइम आ जाता है वो आ जाता है सितंबर का। सितंबर के अंदर आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे अगर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, तो फिर जब आपका अगर नाम आ गया, आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से अपनी रिफंड करवाना पड़ेगा। आप लोग को अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ करने पड़ेंगे। आपके पास फिर आगे फीस सबमिट करवाने के लिए नेस्ट के अंदर टाइम थोड़ा होगा, फिर वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ से सारा ट्रांसफर करके इतना सब कुछ करने के बाद नेस्ट के अंदर जाना है, और जाने में टाइम आपकी डेडलाइन जा सकती है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस है ना नेस्ट के लिए, और आप चाहते हैं कि आप बैकअप के ऊपर किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाना ही नहीं चाहते, तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी अपना लें। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी, जरूरी नहीं है ये वाली फील्ड, कोई भी ऐसी फील्ड जिसके अंदर आपको लगता है कि आपका मेरिट जो है वो इससे कम होगा, उसको अपनी प्रेफरेंस में जरूर ऐड करें। इससे आपको आपको ये होगा, आपका एडमिशन नेक्स्ट के अंदर सिक्योर हो जाएगा। बाद में जब आपकी लिस्ट अपग्रेड होती रहेगी तो फिर आप लोगों का नाम आ जाएगा, और फिर आपने सिर्फ डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट ही शिफ्ट होना, पूरी यूनिवर्सिटी से अपना सारा साजो सामान लेके शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, दूसरा बड़ा फायदा आपको ये होगा, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। आपको हॉस्टल मिल जाएगा। जो आपके पास नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे हॉस्टल की अलॉटमेंट इतनी आसानी से नहीं होती है। हॉस्टल की अलॉटमेंट के अंदर आपको प्रॉब्लम ये होता है कि जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट, सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है, वो हॉस्टल के अंदर उनकी अकोमोडेशन हो जाती है, और फिर जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनको या तो नेक्स्ट से बाहर कहीं आउटसाइड बहुत दूर दराज हॉस्टल ढूंढने पड़ते हैं, या फिर एक मसला ये होता है कि आपको किसी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या सेकेंड सेमेस्टर के बाद या थर्ड सेमेस्टर के बाद, ये इस तरह से किसी डिग्री के ड्यूरेशन के अंदर ही किसी टाइम पे आपको हॉस्टल की अलॉटमेंट पॉसिबल हो सकती है। तो ये फायदा होगा, एक तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप लोग, तो फिर ये वाली स्ट्रेटेजी तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी फील्ड में एडमिशन ले लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वेट करते रहें। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ऐसी फील्ड के अंदर भी चले जाएं कि आपको वहां पे बिल्कुल पढ़ने का भी दिल ना हो। एटलीस्ट फील्ड ऐसी ऐड कीजिएगा कि जो आपके कम से कम आपके फायदे की हो या आपके इंटरेस्ट की हो, ठीक है, वो चीजें जरूर ऐड कीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप लोग जहाँ पे जाना चाहते हैं ना, उनको आपने सबसे ऊपर रखना है, उनको नीचे नहीं रखना। और सबसे नीचे आप लोगों ने ऐसी फील्ड्स रखनी है ताकि आप लोग अपग्रेड होते जाएं।
ठीक है, ये आप लोगों के पास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि आपका जो नाम है उसके कम आने के चांसेस हैं। लेकिन खैर आप लोगों ने तो अभी जब एनईटी देना है तो इंशाल्लाह आपने कोशिश यही करनी है कि एटलीस्ट आपका 75 प्लस तक का एग्रीगेट बन जाए, ताकि आप लोगों का सीक्स ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर भी एडमिशन सिक्योर हो सके। ठीक है, ये आप लोगों के पास ये सारी स्टोरी जो है ना, ये एडमिशन के बाद की है जो मैंने आप लोग को अभी बता दी है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लेना है। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हमारा 2027 सेशन के लिए एडमिशन का टाइम स्टार्ट होगा। उसके बाद सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज, स्टूडेंट फुल लेंथ मॉक टेस्ट को स्किप कर देते हैं। देखें, आप लोग जब अपनी एकेडमीज के अंदर या अपने कॉलेजेस के टाइम के ऊपर जाते हैं, आप अपने फर्स्ट ईयर के एरा को थोड़ा सा रिमेंबर करें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और फर्स्ट ईयर के आप लोग सारे सिनेरियो को इमेजिन करें। देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर में थे आपके मंथली टेस्ट भी होते रहे होंगे आपके कॉलेज में या आपके एकेडमी में। दिसंबर का टाइम आने पे आप लोगों के आरटीएस सेशन, आप लोगों के स्टैंडअप्स, आपके प्री बोर्ड्स, इस तरह की सब चीज़ें हुई हैं, टेस्ट सेशन भी हुए हैं। और जब टेस्ट सेशन आपका एंड होता है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से एक महीना पहले आपके कॉलेजेस वाले जो आपके प्री बोर्ड्स हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। आपके एकेडमीज वाले आपके फुल लेंथ बुक टेस्ट जो होते हैं वो आपके कंडक्ट करवाते हैं, जो पूरे पेपर के पैटर्न के मुताबिक होते हैं। अब देखिए, जब आप ये इतने सारे प्रोसेस से गुजर के जाते हैं ना, इसका अल्टीमेटली आपके पास जो आपको फायदा होता है कि जो आप लोगों ने जो चीजें आपने प्रैक्टिस कर ली होती है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने की आपने इतनी दो दफा एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ली होती है, तो जब आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर जाते हैं तो आपको टाइम मैनेज करना आ रहा होता है, आपको सब चीजें अच्छे से सब सब आता होता है, आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो अपने पेपर में। इवन के जो बच्चा बहुत नालायक हो, जिसको पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता हो या वो वीक हो स्टडीज के अंदर, वो भी वो अटेम्प्ट कर लेना तो एटलीस्ट उसके पास होने का फॉर्मूला बन ही जाता है। ठीक है, तो अब यही चीज आप लोग देखें कि आपने इतनी प्रैक्टिस की है, आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, इतना सब कुछ किया है, लेकिन अगर आपने फुल लेंथ ही अटेम्प्ट नहीं किया, आपने वही चीज मिस कर दी है जो सबसे ज्यादा मेन थी, कि आपने पूरे पैटर्न के मुताबिक आपने वो टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया। तो आपने वो जो आपकी एक टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक वो आपको बूस्टअप मिलना था ना लास्ट पे, वो आपने स्किप कर दिया। तो ये आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, ये तो आपके लिए मस्ट है किसी भी तरह से, अगर आप लोगों ने एनईटी के अंदर अच्छा स्कोर करना है। तो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स ही आप लोगों ने को मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोगों ने इस चीज से बचना है। 2027 सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों ने 160 प्लस का टारगेट करना है, 160 प्लस 170 प्लस का टारगेट करना है। अगर आप लोग इतना स्कोर करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने ज़रूर बताना है कि आप कितना स्कोर टारगेट कर रहे हैं एनईटी के अंदर, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप लोगों को एनईटी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि हमारा जो सेशन 2027 सेशन के लिए बैच 1 है, ये बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है। इसके अंदर इनरोलमेंट्स जो है वो ओपन हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन आपके पास 25 जुलाई 2026 है। अगर आप लोग अपना एडमिशन नेस्ट के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं, एनईटी के अंदर ब्रिलियंट स्कोर बना के अपना एग्रीगेट अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बैच 1.0 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके अंदर हम आप लोगों को कंप्लीट एनईटी की प्रिपरेशन करवाएंगे और आप लोगों को के लिए हम पूरा ऐसा प्लान बनाएंगे कि आप इन मिस्टेक्स से बच सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस को अर्ली इनिशियल बैचेस को ज्वाइन किया है उनके स्कोर्स देख सकते हैं। ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो बैच 1 में या बैच 2 के अंदर अपनी इनरोलमेंट्स ली हैं और अपनी तब से एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इस तरह का ब्रिलियंट स्कोर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इनरोलमेंट्स ओपन है। 25 जुलाई 2026 डेडलाइन है आप लोगों के पास इस बैच के अंदर इनरोलमेंट के लिए, सीट्स लिमिटेड है। एज सून एज पॉसिबल आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट के लिए जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, इस पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस।